Hello friends, this is Pragnesh Suthar from Takshila English School. Today we are going to discuss class 9th, chapter number 1st in SS, Rise of the British Rule in India. उससे पहले थोड़ा सा प्रोलॉग दे देते हैं इसमें कि ब्रिटिश रूल जो था उसका भारत में राइज अप कैसे हुआ। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि सिंस एंशिएंट पीरियड India has enjoyed an incomparable position in the whole world and due to its economic, culture and religious inheritance. Incomparable का मीनिंग होता है किसी के साथ कंपेयर ना किया जाए ऐसा। तो भारत की पोजीशन पहले से ही क्या रही है? इनकम्पेरेबल। हमारा इकोनॉमिक, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजियस इनहेरिटेंस बहुत ही ज्यादा ग्रेट थी। ड्यू टू द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर इनहेरिटेंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टू द इंडिया and there was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo in the Europe country. भारत में आने वाले जो यूरोपियन थे और यूरोपियंस को हमारे यहाँ के स्पाइसेस, मुस्लिन, सिल्क क्लोथ्स, इंडिगो, ये सारी चीजें यूरोपियन कंट्री में बहुत डिमांड थी। तो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज कैरिड आउट थ्रू द लैंड रूट एंड सी रूट एंड एट द सेंटर ऑफ दिस रूट वाज इस्तांबुल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल इन तुर्क। अब भारत और यूरोप के बीच में ये ट्रेड कहां से होता था? सी रूट से या तो लैंड रूट से, और इसका जो रूट था उसका मेन सेंटर बीच में कौन था? इस्तांबुल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल। आफ्टर द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एडी, ये याद रखिएगा, एज आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तुर्किश मुस्लिम द सी रूट थ्रू द कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल जो था वाज क्लोज्ड फॉर द यूरोप। अब 1453 में जैसे ही तुर्किश मुस्लिम के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल जो था उसको कॉन्क्वेस्ट यानी जीत लिया गया, तो यूरोपियंस के लिए जो रास्ता था वो बंद हो गया। सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, अब स्पाइसेस जो थे हमारे उसकी वजह से उनका काम उसके बगैर चलता नहीं था। सो यूरोपियन फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट, सो एन एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगेन। और इसीलिए यूरोपियन को क्या करना पड़ा? सी रूट जो था उसको ढूंढने की कंपल्शन आन पड़ी और इसीलिए जियोग्राफिकल डिस्कवरी शुरू हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द यूरोपियंस कंपेल्ड टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया। तो ये लिख सकते हो आप कि भाई स्पाइसेस और ये सब की मांग बहुत ज्यादा थी। जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया तुर्किश ने, मुस्लिम ने, तो फिर वो रास्ता जो था वो बंद हो गया और उसकी वजह से उनको एक नया सी रूट भारत में आने के लिए खोज करना पड़ा, क्योंकि उनको उसके स्पाइसेस के बिना नहीं चल सकता। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू द इंडिया। भारत में सी रूट जो था उसकी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई? विद द इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिकल हेल्प फ्रॉम द पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी, सम ब्रेव पीपल बिगेन एफर्ट टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट। तो उस वक्त के इंस्पिरेशन किसकी थी? पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी, और उनकी इंस्पिरेशन से कुछ ब्रेव पीपल जो थे उन्होंने भारत के आने का रूट जो था उसको ढूंढने के एफर्ट शुरू किए। काफी सारे ऐसे बहुत सारे मैन जो थे उन्होंने ट्राई किया भारत को आने के लिए रूट का, जैसे कि बार्थोलोम्यू डियाज हु डिस्कवर्ड द कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, अब कैप ऑफ गुड होप की बात करूं तो यहाँ पे आपको नीचे ही उसकी मैपिंग दी गई है, आप देख सकते हो। यू कैन जस्ट फाइंड इट ओवर दैट, हियर इट इज, ये रहा कैप ऑफ गुड होप। सो दैट यू कैन से दैट इट इज अ कैप ऑफ गुड होप। तो किसने ढूंढा था? ये बार्थोलोम्यू डियाज। आप देख सकते हो ये है पोर्टुगीज से यहां से होते हुए दे जस्ट वेंट ओवर ये एटलांटिक ओशियंस और ये सब, और दे जस्ट केम ओवर हियर फ्रॉम दैट कैप ऑफ गुड होप। बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप खोजा विद द इकोनॉमिकल असिस्टेंस फ्रॉम द किंग स्पेन। उसके बाद स्पेन के जो राजा थे उन्होंने इकोनॉमिकल हेल्प की, और जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस बिगेन हिज एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट व्हिच अगेन केम एट स्पॉट एट द आइलैंड प्रेजेंटली नोन एज अ वेस्ट इंडीज। अब ये भाई साहब जो आए थे वो भी कहां पे रुक गए? वेस्ट इंडीज आके रुक गए। सो एक आइलैंड जैसा था जैसे वेस्ट इंडीज, सिचुएटेड इन एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन में ही आया हुआ है यहाँ पे ही, तो वहां पे वो रुक गए। कोलंबस हु हैड बिलीव्ड थ्रू आउट हिज लाइफ दैट
he had discovered a new sea route to the India, had actually discovered a new land. Actually कोलंबस को ऐसा था कि मैंने अपनी डिस्कवरी में क्या ढूंढा है, भारत को ढूंढा है, लेकिन एक्चुअल डिस्कवरी उसने एक नई लैंड ढूंढी थी, उसने भारत नहीं ढूंढा था. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. तो इसलिए कोलंबस को तो ऐसा ही था कि उसने भारत खोजा है, लेकिन वास्तव में उसने क्या ढूंढा था, एक नई लैंड खोजी थी सी रूट से होते हुए. और इस सी रूट से होते हुए जो नई लैंड थी उसको किसने क्लैरिफाइड किया, अमेरिगो वेस्पुची, जिसका नाम पड़ा अमेरिका. इसीलिए हम कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका खोजा था. राइट. तो ये न्यू डिस्कवरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. अभी आगे बढ़ते हैं इसमें तो देखेंगे. The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD. 1498 में वास्को दी गामा जो थे इन्होंने नया रूट खोजा था. When he reached Calicut in a western coast of India, भारत के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आया है कैलिकट. He was welcomed by the king Zamore and allowed to carry out the business there, and thus this is considered as an important event in the world as this opened door for the European to came India. तो भारत के लिए आप देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, पोर्टुगीज से लिस्बन होते हुए कैप ऑफ गुड होप, then after that is called a here, then it is known as here, that is called a Calicut. देख सकते हैं. अब ये कैलिकट यहाँ पे था. उससे पहले आप देख सकते हो ये तुर्क से होते हुए ये यहाँ से आते थे, बांग्लादेश से, ईरान से, और यहाँ. तो ये बहुत काफी सीधा रास्ता था, कैन बी. तो ये रास्ता भी था एक, लेकिन ये रास्ता कब खोजा गया वो हम बाद में देखते हैं. आप देख सकते यहाँ से आके यहाँ तक आओ और फिर यहाँ से आओ, ये तो काफी लंबा रास्ता है. तो ये रास्ता कैसे शॉर्टन हुआ उसको हम आगे देखते हैं. Now we are talking about the arrival of Europeans to India. As we can say that arrival of British and established of the trades. तो भारत में arrival Britishers का कैसे हुआ, तो आप देख सकते हो. The Portuguese were the first to arrive in India for the trade, for the discovery of the sea routes to India, and within a span of 100 years, the Portuguese took control over the several territories like Div, Daman, Goa, Cochin, Malacca. Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch, यानी सबसे पहले कौन आए, पोर्टुगीज. उनकी जो सक्सेस देखी उन्होंने ट्रेड में, उससे इंस्पायर्ड होकर दूसरी बात कौन आए, डच. हॉलैंड से डचेस लोग आए. उसके बाद डेनिश आए, डेनमार्क से. अराइव टू द इंडिया फॉर द ट्रेड, ये भी बिजनेस करने के लिए आए. द इंग्लिश ट्रेडर एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद इन इंडिया इन 1600 AD. When Queen Elizabeth of England gave a permission to East India Company to carry out trade with the eastern country. जब एलिजाबेथ जो थी क्वीन 1600 में, तो उन्होंने 1600 में यहाँ पे भारत में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया. The first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat, but due to the dominance and opposition from Portuguese, they were not allowed to establish trade there. But finally, the East India Company got a permission from the Mughal Emperor Jahangir. तो मुगल एम्परर जो थे जहांगीर, उनके द्वारा फाइनली उनको परमिशन दी गई. And thus the British East India Company established its first trade center, यानी कोठी, in सूरत 1613. यानी वो आए तो कब थे, 1600 में. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश करने के लिए कब आए थे, 1600 में. और पहली कोठी उन्होंने कब एस्टेब्लिश की, 1630 AD में. तो ये भी आपको ईयर्स जो है वो याद रखने हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. इनिशियली द कंपनी एस्टेब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद. सबसे पहले शुरुआत के जो सेंटर थे उन्होंने इन सब शहरों में डाले थे. बट ड्यू टू द शॉर्टेज प्रेजेंस ऑफ द मराठा इन दिस रीजन, the company sensed a danger to existence and hence moved toward the south and east direction, where they set up their centers मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेंट जॉर्ज चेन्नई में, and Fort William कोलकाता में. मुंबई became their headquarters in 1687 AD. एक्चुअली वो वहां पे गए तो सही, लेकिन वहां पे मराठाओं का राज बहुत ज्यादा ही था, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उनको वहां पे डर लगने लगा, डेंजर लगने लगा.
और इसीलिए फिर वो लोग ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ मूव ऑन हो गए, जहां पे उन्होंने चेन्नई में, कोलकाता में, आंध्र प्रदेश में अपने सेंटर डाले और मुंबई को अपना हेडक्वार्टर बनाया था कब? 1687 में। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668। आप देख सकते हो 1668 में कौन आया था? फ्रेंच आए and eventually set up the trade center in Mahe, Karaikal, Pondicherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. In the 18th century, the English and French were constantly busy establishing their rules in the entire world and conquering more territories. अब हम बात करें तो 18वीं सदी जो थी, उस वक्त ब्रिटिशर्स जो थे, फ्रेंच जो थे, ये सब अपने अपनी एक्सपांशन करने में लगे हुए थे, अपनी अपनी जो सेंटर थे उसको डेवलप करने में लगे थे। Between 1746 and 1763, there were three Karnataka wars between the French East India Company and British East India Company in India. यानी ये जो इरा आप देख रहे हो 1746 लेके 1763 तक का, इसमें कर्नाटक में यानी वॉर हुई थी कर्नाटक में, किसके बीच में? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, इसीलिए उसको वहां पे कर्नाटक वॉर्स के नाम से जाना गया था। तो ऐसी कितनी वॉर हुई? 3 बार वॉर हुई थी इन इंडिया, विच इज फर्स्ट इन इंडिया कंपनी लॉस्ट, जिसमें फ्रेंच जो थी वो लॉस्ट कर चुकी, थस मेकिंग इजी द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी की वजह से फ्रेंच तो रहे नहीं, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर हुआ? उनको अपना जो रूल था, वो जो पावर था, वो एक्सपांशन करने का चांस और ज्यादा मिल गया। थस एट द बैटल ऑफ द पावर, यानी अगर एंड ऑफ द बैटल ऑफ पावर, इस बैटल ऑफ पावर जो खत्म हुई, द पोर्टुगीज वर लेफ्ट विथ दीव दमन गोवा, वाइल फ्रेंच हैड द ट्रेड सेंटर एट चंद्रनगर, माहे, कराईकल एंड पौंडीचेरी। मीनवाइल डच हैड टू लीव फॉरएवर। तो इस तरह से डच जो थे वो हमेशा के लिए चले गए, जबकि अगर पोर्टुगीज के पास क्या बचा? तो उनके पास बचा दीव दमन एंड गोवा, और फ्रेंच जो है उनके पास ट्रेड सेंटर बचे सिर्फ चंद्रनगर, माहे और कराईकल एंड पौंडीचेरी, और डच जो थे हमेशा के लिए चले गए। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो डाली थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने बाकी सब जो थे उनको इसी तरह की वॉर में हराकर अपना जो एक्सपांशन था किया। यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।